गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते। हरिहर। सुबह के मुझे लगता है सत्र नहीं चल रहे हैं मम्मी पापा के, तो सारे लोग आने में लेट हो जाते हैं ज्यादातर। है ना। बढ़िया। तो आज का जो व्हाट्सएप का मैसेज है उसको पढ़ा जाए। चलिए शुरू करते हैं, है ना, पढ़ना। तर्क का प्रयोजन। तर्क क्या है? तर्क का प्रयोजन क्या है? ये प्रश्न, ये जिज्ञासा बाबा जी के सामने रखी गई, तो क्या उत्तर देते हैं उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं तर्क का मतलब है क्यों और कैसे का उत्तर दे पाना। ऐसा तर्क एक प्रेरणा है। कितने खूबसूरत बात कही। कह रहे तर्क का मतलब है क्यों और कैसे का उत्तर दे पाना, और यदि हम ऐसा उत्तर दे पाते हैं तो ऐसा तर्क एक प्रेरणा है ना। प्रेरणा का अर्थ ही है तर्क दे पाना, क्यों और कैसे का उत्तर दे पाना। तर्क सम्मत अभिव्यक्ति वस्तु तक पहुंचाने का एक सेतु है ना। तर्क सम्मत अभिव्यक्ति वस्तु तक, वस्तु अर्थात जो वास्तविकता है ना, वास्तविकता तक पहुंचाने का एक सेतु। सेतु मतलब पुल है, ब्रिज है। तर्क स्वयं में कोई वस्तु नहीं है ना। तर्क जैसी कोई वास्तविकता इस अस्तित्व में नहीं है, लेकिन तर्क जो है वो क्या है? वास्तविकता तक या वस्तु तक पहुंचाने का क्या है? एक सेतु है। ये बात कह रहे हैं। ठीक है। अभी आदमी जाति तर्क के लिए तर्क करता है ना। हाँ सही बात है ना। जैसे शास्त्रार्थ वगैरह की जो परंपराएं रही हैं पहले की, तो उसमें या फिर कुतर्क या फिर वितर्क, है ना, इस तरीके से भी तर्क के लिए तर्क करना, ये हम देखने में हमें दिखता ही है। बेसिकली अभी आदमी जो है आदमी जाति तर्क के लिए तर्क करता है। क्यों कैसे पूछने को तर्क मान लिया है। क्यों कैसे पूछने को तर्क मान लिया, पर ऐसा होता नहीं। इस चंगुल से छूटने की आवश्यकता है। सारे लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। मैं इनके इसके बाद कहूंगी आपसे कि आप इस पर मुझे आपका वक्तव्य दीजिए। ठीक है। अच्छा। दीदी, ये लास्ट सेंटेंस वापस रिपीट करिए, थोड़ा इसका मतलब भी हाँ बताइए। जी जी जी। एक मिनट, हाँ मुझे थोड़ा सा। कह रहे हैं अभी आदमी जाति तर्क के लिए तर्क करता है, क्यों कैसे पूछने को तर्क मान लिया है, पर ऐसा होता नहीं है। इस चंगुल से छूटने की आवश्यकता है। ये अपने में मुझे लगता है थोड़ा झांकने की जरूरत है कि हम जो एक जगह बाबा जी ने कहा है, प्रश्न किस लिए? तो प्रश्न मूल्यांकन के लिए होता है और जिज्ञासा जो है वो समझने के लिए होती है। कई बारी हम किसी को हराने के अर्थ में, है ना, किसी को कुछ हमें भी पता है ये बताने के अर्थ में भी तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। तो ये सब जगहों से सतर्कता, क्यों कैसे पूछने को तर्क मान लिया है। ये एक सेकेंड ना, कुछ आवाज मुझे अपनी ही आवाज दोबारा से सुनाई पड़ रही है। एक सेकेंड। ठीक है, सॉरी। हम्म। तर्क संगति चित्रण तक जाता है ना। जो तर्क से जितनी बातें हम समझ पाते हैं तर्क संगत, वो कहाँ तक पहुंचती हैं? चित्रण तक पहुंचती हैं। चिंतन में जाता नहीं है। चिंतन में कोई तर्क नहीं है। बोध में कोई तर्क नहीं। ये बात आज पापा से भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चिंतन में कोई तर्क नहीं है, बोध में भी कोई तर्क नहीं है, अनुभव में कोई तर्क नहीं है, अनुभव प्रमाण में कोई तर्क नहीं है। क्या बात है ना।
तो ये जो क्यों कैसे है ना, क्यों कैसे जो है वो चित्रण क्रिया तक ही जाता है ना, ये क्यों है कैसे है, भाषा से है ना, भाषा से समझ तक पहुंचने के लिए भाषा भी जो है वो भी चित्त तक ही जाती है, चित्त के आगे भाषा जाती नहीं है ना। तो तर्क संगति कहाँ तक जाती है, चित्रण तक जाती है, चिंतन में जाती नहीं है। चिंतन में कोई तर्क नहीं, बोध में कोई तर्क नहीं, अनुभव में कोई तर्क नहीं, और प्रमाण में भी कोई तर्क नहीं है। ओके, हमारे सिस्टम में आज सिस्टम बार बार कुछ हैंग सा हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए भाई, क्या बात समझ में आई है ना। पापा आ गए हैं है ना, तो स्वागत है। ये बात जो हमने पढ़ी, कह रहे हैं कि तर्क क्या है और तर्क का प्रयोजन क्या है। तर्क एक समय के बाद है ना छोड़ना भी पड़ता है, एक समय के बाद जब समझ आ जाती तो तर्क को ढोने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन जो व्यक्ति को बात समझ में आ जाती है वो तर्क संगत बात ही करता है। ठीक, चलिए। तो पापा आपका स्वागत है ना, इसको भी थोड़ा सा समझा दीजिए, बाकी लोग भी अपनी बातें ऐड करें, जो भी प्रश्न है उनको भी पूछ लीजिए, और हम लोग हमारा जो चार्ट था उसको भी समझेंगे। जी पापा। क्या प्रश्न है, कहाँ से चलना है? अगर हो सके तो पापा आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। यहीं से शुरू कर लेते हैं, तर्क का प्रयोजन है ना, जो आज मैंने पढ़ा। तर्क का प्रयोजन कह रहे हैं, तर्क का मतलब है क्यों और कैसे का उत्तर दे पाना, और ऐसा तर्क एक प्रेरणा है। तर्क सम्मत अभिव्यक्ति वस्तु तक पहुंचाने का एक सेतु है। तर्क स्वयं में कोई वस्तु नहीं है। अभी आदमी जाति तर्क के लिए तर्क करता है, क्यों कैसे पूछने को तर्क मान लिया है, पर ऐसा होता नहीं है। इस चंगुल से छूटने की आवश्यकता है। तर्क संगति चित्रण तक जाता है, चिंतन में जाता नहीं है। चिंतन में कोई तर्क नहीं है, बोध में कोई तर्क नहीं है, अनुभव में कोई तर्क नहीं है, और अनुभव प्रमाण में भी कोई तर्क नहीं है। ये संवाद भाग 1 पुस्तक से बात ली गई है। जी। तो इसमें प्रश्न क्या है? कोई प्रश्न नहीं है मेरी तरफ से, और किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। तर्क को भी थोड़ा सा समझा दीदी दीजिए। इसमें प्रश्न मेरा ये बन रहा है, ऊपर की लाइन में क्यों और कैसे के लिए कोई तर्क के रूप में उपयोग किया, फिर बाद में वापस कह रहे हैं कि क्यों और कैसे, तो थोड़ा वो अलग अलग रेफरेंस में है, इतना थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो एकदम स्पष्ट बन रही है, तो भैया उसको स्पष्ट करेंगे। तो तर्क जो है वो सेतु है ना, मतलब दो वास्तविकताओं को जोड़ता है तर्क। लेकिन जो चिंतन है वो सेतु नहीं है, अविभाज्यता है, अखंडता है, इसलिए वहां तर्क नहीं है, वहां केवल अनुभूति है, बोध है, अनुभूति है या प्रतीति है ना। प्रतीति भी अविभाज्यता के रूप में है, सहअस्तित्व के रूप में है, अखंडता के रूप में है। इसलिए कहा है कि चिंतन में तर्क नहीं होता है ना, चित्रण में ही तर्क होता है। तो जब हम क्रियाओं को अलग अलग देखते हैं ना, जब हम मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की क्रियाओं को अलग अलग देखते हैं, और जब इनको अभिव्यंजना में देखते हैं ना, तब उसमें एकत्व स्पष्ट होता है। जैसे अभी हम पिछली क्लास में भी यही बात कर रहे थे जी। कि मन जब वृत्ति से तंत्रित या व्यंजित होता है, मतलब व्यंजित होने का मतलब है कि वृत्ति में जो तुलन और विश्लेषण क्रिया होती है उससे प्रेरणा ग्रहण करके आस्वादन जो है वो चयनवादी हो जाता है ना। तुलन और विश्लेषण के आधार पे चयनवादी हो जाता है। जब तुलन और विश्लेषण के बिना आस्वादन होता है तो आस्वादन चयनवादी नहीं होता है। यानी मन जो है वो वृत्ति से व्यंजित नहीं हुआ है। तो जब वृत्ति से मन व्यंजित होता है तो मन का क्रियाकलाप वृत्ति के क्रियाकलापों के सह अस्तित्व में स्पष्ट होता है।
इसी प्रकार से वृत्ति जब चित्त से व्यंजित होती है या तंत्रित होती है या प्रेरित होती है, उस स्थिति में वृत्ति के जो क्रियाकलाप हैं वो चित्त के सहअस्तित्व में स्पष्ट होते हैं या चित्त की अविभाज्यता में स्पष्ट होते हैं। इसलिए जब हम मन के आचरणों का अध्ययन करते हैं मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में, तो वो आचरण चित्त के आचरणों के साथ ही स्पष्ट होते हैं ना। तो यहां तक तर्क काम करता है, लेकिन जैसे ही चित्त की क्रियाकलापों को चिंतन क्षेत्र में जब जाते हैं तब वो अविभाज्यता में स्पष्ट होते हैं, फिर वहां तर्क नहीं है, वहां पे दर्शन और अनुभूति नाम का क्रिया है। और दर्शन भी सहअस्तित्व में दर्शन है, सहअस्तित्व में दर्शन क्रिया पूर्वक ज्ञान और अनुभूति होती है। ज्ञान और अनुभूति में तर्क नहीं है, क्योंकि वहां दो नहीं है, वहां एक है, एकत्व है ना। अविभाज्यता है, अखंडता है, एक सूत्रता है, सामरस्यता है, इसलिए दो नहीं है, वस्तु एक ही है ना। सहअस्तित्व वस्तु रूप में एक है, समझने के अर्थ में उसमें अनेक है ना। जैसे जीवन में जीवन क्रियाकलाप अनेक है, लेकिन जीवन वस्तु रूप में एक है, और जीवन में जागृति भी एक ही है, समझ भी एक ही है, अनुभूति भी एक ही है। तो जब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि आत्मा से व्यंजित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, उस स्थिति में जो मन में आचरण पैदा होता है वो आत्मा, बुद्धि, चित्त और वृत्ति के संयुक्त प्रभाव से मन व्यंजित हो जाता है। और इसीलिए जागृति में जो मन का आचरण है उसमें अनुभव मूलक, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक, ये दो आस्वादन जो है वो मन में निरंतरता के अर्थ में आ जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक आस्वादन का स्रोत जो है भौतिक रासायनिक संसार नहीं है। तो इसलिए यदि मन को केवल भौतिक रासायनिक क्रिया के आधार पे विश्लेषित या व्याख्यायित करते हैं तब मन का पूरा व्याख्यान नहीं हो पाता है ना। तो मूल्य मूलक आस्वादन का कारण क्या है? तो मूल्य मूलक आस्वादन का कारण है कि मन जो है वो आत्मा, बुद्धि, चित्त और वृत्ति से व्यंजित हुआ है, और इसीलिए उसमें लक्ष्य मूलक, मूल्य मूलक आस्वादन पैदा हुआ है। इसी को परानुक्रम कह रहे हैं, और यही मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की अविभाज्यता और अखंडता को प्रमाणित करता है। तो पापा इसको एक थोड़ा अगर हो सके तो उदाहरण देकर के समझाइए, जैसे क्या चीज तर्क है, हमने कहाँ पर तर्क का इस्तेमाल किया और कहाँ पर चिंतन हो रहा है। जो मैं समझ पा रही हूँ मैं ऐसे समझती हूँ उसको कि विश्लेषण जो हम करते हैं ना किसी चीज का, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य है ना, जब ये देखते हैं मतलब रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और है ना, ये जो अपन ये 3 डिजिट में जो अध्ययन करते हैं इसको तर्क कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। और चिंतन मतलब एक सूत्रता में देख पाना चीजों को, है ना, मतलब सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में देख पाना, इसको चिंतन चिंतन समझती हूँ मैं। ये ठीक है या इसमें कुछ अलग है? ऐसे ही है जैसे हम व्यक्ति के रूप में परिवार तक देख पाते हैं ना। हाँ, राइट। और जब हम व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र को सहअस्तित्व में देखते हैं, अखंडता में देखते हैं, फिर अखंडता में देखने के बाद तर्क नहीं है। हाँ, उससे पहले तक अनुक्रम में देखना जो है तर्क पूर्वक ही होता है। जैसे व्यक्ति परिवार को देखता है, परिवार समाज को देखता है ना, समाज सूत्रों को देखता है, तो वो तर्क पूर्वक होता है। लेकिन जब हम पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में देखते हैं तो तर्क, क्योंकि सहअस्तित्व जो है वो अविभाज्य है, अखंड है, सामरस्य है, एक सूत्र है,
इसलिए तर्क की उपयोगिता, तर्क का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। तर्क के लिए दूरी का होना जरूरी है, क्योंकि हम्म, दो वास्तविकताओं को जोड़ने का सेतु है तर्क, है ना। जी। इसलिए क्या और कैसे का उत्तर है उसमें। अनुभूति में क्या और कैसे नहीं है। हम्म, अनुभूति में ज्ञान की निरंतरता है, समझ की निरंतरता है, इसलिए क्या और कैसे नहीं, केवल समाधान है, सर्वतोमुखी समाधान है। ठीक है। ठीक है, और कोई प्रश्न बनता हो तो बताइए इसमें। या जिन किन्हीं का भी प्रश्न बने तो पूछ लीजिए, और गहराई से भी समझना हो तो भी पूछ सकते हैं, कोई बात ना पकड़ में आती हो। अच्छा, तो मैं ही पूछती हूँ, जो चिंतन क्षेत्र है वहां पर एक सूत्रता होने के कारण कोई दूरी नहीं रह जाती है ना। तो व्यक्ति जो है, जब व्यक्ति अधिकतम परिवार को देख रहा है, फिर परिवार जो है वो परिवार में जीते हुए हम समाज को देख रहे हैं, ये सारा क्रियाकलाप अभी भी तर्क क्षेत्र में ही हो रहा है, वृत्ति क्षेत्र में हो रहा है। तर्क विधि से हो रहा है। तर्क विधि से हो रहा है। ठीक है। अनुभव के बाद तर्क नहीं है, अनुभव के बाद अनुभव की अभिव्यक्ति है। अनुभव तक पहुंचने के लिए तर्क है ना। प्रतीति तक पहुंचने के लिए तर्क है, प्रतीति के बाद फिर तर्क नहीं है। ठीक लेकिन है। भैया यहाँ तो चिंतन और बौद्ध की बुद्धि के तल पर भी कह रहे कि तर्क नहीं है, जो अभी दीदी ने जो पढ़ा है चित्त उसमें तो में, चित्त में जो आधा भाग है जिसको चित्रण कह रहे हैं ना, वहां जी। तक तर्क है ना। लेकिन जो प्रतीति है, चिंतन है, जो प्रतीति है वो तो बुद्धि तक जाता है। लेकिन प्रतीति चित्त में होता है, बोध जो है बुद्धि में होता है। अच्छा, तो प्रतीति में तर्क है या नहीं है? प्रतीति में अविभाज्यता, अखंडता, सार्वभौमता है ना, एक सूत्रता, इसकी स्पष्टता का नाम प्रतीति है। जी। तो वहां तर्क कहाँ है फिर, वहां पे तर्क है तो फिर अविभाज्यता नहीं है ना। नहीं, पर वहां भी हम अनुमान ही है, तो अनुमान अगर है तो तर्क होगा। हाँ, अनुमान है तब तक तर्क है, अनुमान का विलय हो जाता है तब प्रतीति, बोध और अनुभूति है ना। अनुमान का पहले हमको विलय। प्रतीति का या साक्षात्कार का अनुमान होता है ना, अवधारणा का अनुमान होता है, इसके बाद अवधारणा पूर्वक जीना होता है, प्रतीति पूर्वक जीना होता है। दो अलग अलग स्थिति हैं, एक है पूर्णता का अनुमान होना और एक होता है पूर्णता में जीना। एक होता है अनुमान पूर्वक वस्तु का चित्रण होना, और दूसरा होता है कि प्रतीति होना। प्रतीति होना यानी पूर्णता स्पष्ट हो गई है अब हमको, अनुमान नहीं है। तो प्रतीति से पूर्व, अवधारणा से पूर्व प्रतीति और अवधारणा का अनुमान होता है जो चित्त में होता है ना। अनुभव से पहले अनुमान है। तो अनुमान का अनुभव। विलय हो जाना, प्रतीति में अनुमान जो है परिपुष्ट हो जाते हैं, और जब प्रतीति पूर्वक जीना प्रमाणित होता है तो फिर बोध और अनुभव हो जाता है ना। इसीलिए प्रतीति जो है वो अनुभव की पृष्ठभूमि है। क्या नहीं, हुआ? लेकिन नहीं भाई, अनुमान का विलय तो अनुभव में ही होगा, उसके पहले तो होगा नहीं। चाहे अनुमान की पराकाष्ठा हो तब भी विलय तो नहीं हुआ है। हाँ जी, क्या बोला, फिर से एक बार बोली। मतलब अनुमान का जो विलय है वो तो अनुभव में ही होता है।
तो उसके पहले जो भी स्थिति है, प्रतीति या बोध, वहां तक तो अनुमान जा रहा है। जब तक अनुभव नहीं हुआ तो वहां तक तो चाहे अनुमान की पराकाष्ठा है, परिपुष्टता है, स्टिल अनुमान है। अनुमान है तो इसका मतलब तर्क है। वहां पे अनुमान नहीं है ना, वो चित्त में अनुमान है, चित्रण में अनुमान है। अवधारणा का अनुमान है। जैसे अभी हम लोग अनुभव का अनुमान लगाते हैं ना, अनुभव ये होगा, अनुभव वो होगा, अनुभव ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो ये अनुमान कहाँ लगा रहे हैं? चित्तवृत्ति में ही लग रहा है। मूलतः चित्रण ही कर रहे होते हैं उसमें भी। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अवधारणा का भी अनुमान होता है, प्रतीति साक्षात्कार का भी अनुमान होता है ना। साक्षात्कार के अनुमान को परिपुष्ट अनुमान कह रहे हैं, अवधारणा का जो अनुमान है उसको अनुमान की पराकाष्ठा कह रहे हैं ना। इसी का परावर्तित रूप प्रमाण है ना। जैसे प्रमाण में भी अनुमान का विलय हो जाता है। जब हम आचरण को देखने जाते हैं ना, तो प्रमाणित व्यक्ति का आचरण दिखने के बाद फिर हमारा तर्क खत्म हो जाता है। जब तक प्रमाणित व्यक्ति के आचरण को समझते नहीं हैं, तब तक अनुमान लगाते हैं। जैसे हम बाबा जी के आचरण का अनुमान लगाते हैं ना। जब हमको आचरण स्पष्ट हो जाता है, यानी प्रमाणित हो जाता है, तो अनुमान खत्म हो जाता है। इसी को परंपरा में यदि देखें तो एक व्यक्ति जो है परिवार के आचरण का अनुमान लगाता है। जब वो परिवार की अविभाज्यता में, जिसको परिवार मानव के रूप में जीने लगता है, तो अनुमान विलय हो जाता है, आचरण प्रमाणित हो जाता है। परिवार आचरण उसमें प्रमाणित हो जाता है ना। इसी प्रकार से एक परिवार जो है समाज के आचरण का अनुमान लगाता है। अनुमान पूर्वक जो है वो परिवार जो है समाज के साथ अपने सह अस्तित्व को या संबंध को पहचानता है ना, अनुमान पूर्वक, तर्क पूर्वक, ऐसा है। लेकिन जब वो परिवार की अविभाज्यता में समाज मानव की तरह जीने लगता है एक परिवार, तब अनुमान खत्म हो जाता है, तर्क खत्म हो जाता है। उसमें समाज का आचरण यानी अखंड समाज का आचरण व्यक्त होने लगता है परिवार के आचरण में। इसलिए प्रमाण में भी अनुमान का विलय होता है। ठीक है, ये समझ में आता है? बहुत बढ़िया। हाँ, ये अब इस तरह समझ में आ रहा भैया कि बाबा जी को अनुभव हुआ है, और जो प्रमाण में जो आया है, उससे जो हमारा जो स्पष्टता बनती है, उस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और वो जो स्पष्टता बनती है तो फिर अनुमान की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तर्क की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक्चुअली हम जितना जी पाते हैं उससे थोड़े अधिक का ही अनुमान होता है। जैसे एक व्यक्ति जितना जी पाता है उससे थोड़ा अधिक परिवार आचरण का अनुमान लगता है। एक परिवार जितना जी पाता है उससे थोड़ा अधिक जो है समाज आचरण का अनुमान होता है। जीना मतलब दोनों है। जीना मतलब समझना भी जीना ही होता है। नासमझी को भी कहते हैं कि जी नहीं पा रहे हैं। जैसे आप परिवार को समझ पाते हैं तो समाज का अनुमान लगता है, समाज को समझ पाते हैं तो राष्ट्र का अनुमान लगता है, राष्ट्र को समझ पाते हैं तो अंतर्राष्ट्र का अनुमान लगता है ना। अंतर्राष्ट्र यानी पूर्ण को समझ जाते हैं तो अनुमान का विलय हो जाता है ना। फिर पूर्ण की अभिव्यक्ति होने लगती है। जहां तक अनुमान होता है वहां तक अनुमान का अभिव्यक्ति होती है ना। अनुमान की अभिव्यक्ति तर्कपूर्ण तरीके से ही होती है, तर्क के साथ होती है, क्योंकि अभी पूर्णता अविभाज्यता के रूप में स्पष्ट नहीं हुई है ना, इसलिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जी 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 भैया।
तो जैसे आपने कहा समझना जो है वो जीना ही है, मतलब समझ के रूप में तो सुख उपलब्ध है, लेकिन आचरण नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, है ना? आचरण ही, जो समझ है वही आचरण के रूप में अभिव्यक्त होती। हम्म, आचरण में नहीं आ रहा है यानी समझ में पूरा नहीं है। हम्म, सही बात है। तो अनुभव दर्शन में भी ऐसे ही विचार कहा। ही व्यवहार है, इस आधार पर यदि देखें आचरण मतलब विचार में पूर्णता हो गई तो अपने आप ही आचरण में आता है, भले व्यवस्था नहीं खड़ी होती, वो आचरण में आती है। ये ठीक बात अभी हम लोग अनुभव दर्शन पढ़ रहे थे, उसमें भी ये लिखा था, है। कर्म से संस्कार है, तो हाँ, संस्कार से कर्म है ना। यानी समझ पूर्वक कर्म है और कर्म पूर्वक संस्कार है। हम्म, यदि हम सही कर्म करते हैं तो सही सुसंस्कार आते हैं, गलत कर्म करते हैं तो कुसंस्कार होता है ना। और यदि सही समझ होती है तो सही कर्म होते हैं। यदि समझ गलत भ्रमित समझ होती है, भ्रमित भ्रमित होते हैं तो कर्म भी भ्रमित होते हैं, है ना। जी, बहुत बढ़िया, जुड़ गया काफी ये सारी बातें। ठीक है, बाबा जी साक्षात्कार बोध की बात करते हैं, है ना? तो जो साक्षात्कार बोध मतलब चिंतन जो क्रिया है वो पूर्ण हो गई और इसके फलस्वरूप जो दृढ़ता और निष्ठा जो जीने में दिखाई पड़ती है ना? और उसको साक्षात्कार बोध कह रहे हैं। मैं ऐसे समझी हूँ, ये ठीक समझे हैं? साक्षात्कार होता है तो बोध होता ही है, ऐसा कह रहे हाँ, हैं। हाँ, एक अवधारणा बोध भी होता है। जी, पहले अवधारणा अनुमान में रहती है, हम्म, जीने में प्रमाणित होती है तो उसको अवधारणा बोध कहते हैं। हम्म, उसी को प्रमाण में अनुभव अनुमान का विलय कह रहे हैं। हम्म, इससे पहले जो आचरण होता है वो अनुमान पूर्वक होता है। अच्छा, अनुमान पूर्वक आचरण जो है वो अनुसरण अनुगमन है, अनुसरण और अनुकरण है। जी, हम लोग अनुभवगामी विधि में अनुमान पूर्वक आचरण करते हैं। हम्म, अनुमान तक तर्क से पहुंचते हैं। हम्म, फिर ये वहां प्रतीति साक्षात्कार का। और साक्षात्कार, चिंतन, साक्षात्कार, अवधारणा, इन वर्ड्स में कंफ्यूज ही हो जाते हैं। एक बार स्पष्ट करिए भैया थोड़ा इनका। चिंतन और मनन का पूर्ण हो जाना साक्षात्कार है या प्रतीति है। ठीक है। तो साक्षात्कार और प्रतीति एक ही बात है? हाँ, एक ही बात है। अनुभव मूलक विधि में उसको प्रतीति कह रहे हैं, अनुभवगामी विधि में साक्षात्कार कह रहे हैं। अनुभवगामी मतलब विधि में पहले साक्षात्कार होता है, अनुभव मूलक विधि में पहले अनुभव होता है। अनुभव क्योंकि प्रतीति में यानी चित्त में उतरता है, उसको प्रतीति कह रहे हैं। जी, 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 क्योंकि पहले अनुभव नहीं होता है इसलिए पहले साक्षात्कार होता है ना। ठीक है। साक्षात्कार पूर्वक अनुभव की ओर अनुगमन होता है ना। तो साक्षात्कार और प्रतीति तो चिंतन के चित्त के तल पर हो गया, हाँ, और फिर जो अवधारणा है वो बोध के तल पर है। बोध के क्षेत्र का जो है अनुमान होता है, पहले वो चित्त में होता है ना। अच्छा, अच्छा, तो जैसे अवधारणा में भी चित्त में हम लोग न्याय का अनुमान लगाते हैं ना। जी, व्यक्ति में न्याय, परिवार में न्याय, समाज में न्याय, है ना, राष्ट्र में न्याय, अंतर्राष्ट्र में न्याय। अभी हम जिए नहीं हैं और तर्कपूर्ण विधि से हमको स्पष्ट भी नहीं हुआ है, अनुमान में है। ये इसको समाज न्याय कहते होंगे, इसको राष्ट्र का न्याय कहते होंगे, इसको अंतर्राष्ट्र का न्याय कहते होंगे, ये अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन पूर्णता में अनुमान लगा रहे हैं।
यानी हम न्याय को सभी आयामों में, सभी सोपानों में देख रहे हैं, है ना, सभी स्थितियों में देख रहे हैं, पांचों स्थितियों में। तो उस समय न्याय का अनुमान लग रहा है ना। एक समय के बाद आता है इससे अधिक तो न्याय हो नहीं सकता है ना, मैक्सिमम न्याय इतना ही हो सकता है, इससे अधिक हमारी कल्पना क्षेत्र में नहीं आ रहा है। यानी अब अनुमान की पराकाष्ठा आ गई है ना। ठीक है, अनुमान की पराकाष्ठा ही जी। बोध और अनुभव की पृष्ठभूमि है, क्योंकि अनुमान की पराकाष्ठा के बिना बोध और अनुभव नहीं होगा, है ना। तो अवधारणा जो है वो साक्षात्कार के बाद है भैया? अवधारणा साक्षात्कार के बाद है, अवधारणा बुद्धि में होती। ठीक। जो और बुद्धि बोध और जो जिसको अपन अवधारणा और अनुभव बोध में, अनुभव अवधारणा और आयाम, बोध में, जिसको अपन अनुभव आयाम कह रहे हैं, वहां पे अवधारणा होती। अवधारणा और बोध में क्या डिफरेंस होगा? अवधारणा जो है तुलनात्मक रूप से स्थिरता है, अविभाज्यता है, अखंडता है, सामरस्यता है, ये बौद्धिक क्षेत्र में स्पष्ट हो गई है ना, जीने में प्रमाणित हो गई है, तो फिर वो बोध हो गया। अच्छा। तर्क सम्मत विधि से सर्वतोमुखी समाधान तक पहुंच गए, अब डाउटलेसनेस हो गए, अब कोई प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, पूरी मतलब स्पष्टता है ना। इसको कह रहे हैं कि साक्षात्कार हो गया है ना। भ्रांता भ्रांत जो स्थिति बनी रहती है अवधारणा बोध तक, उसमें अभ्रांतता की एक हाई क्या कहना चाहिए अभी भी, लेकिन भ्रांता भ्रांत स्थिति तो अभी तक कहते ही हैं, फिर मतलब बोध तक अनुभव नहीं हुआ तब तक। भ्रांता भ्रांत बाबा जी ने वृत्ति तक बोला है, अच्छा। ऐसा लिखा है कि हाँ, वैसे बोध के बाद अनुभव तुरंत ही हो जाता है तो। अनुभव दर्शन में ऐसा लिखा है हाँ। कि भ्रमित मानव में सत्य का भास है, जी। मानव में सत्य का आभास है, देव मानव में सत्य प्रतीति है, और दिव्य मानव में सत्य अनुभूति है। जी। चलिए, तब तक बाकी लोग भी प्रश्न सोचते जाइए, आपको भी कोई छोटे मोटे भी प्रश्न हो तो पूछते जाएं, है ना। कई लोगों को ये चीजें बहुत हैवी भी लग रही होंगी, इसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, नोट्स लेते जाइए और फिर उनको समझने का प्रयास कीजिएगा।
जी, तब तक आप बताइए ना, आपको क्या स्पष्टता बनी, हाँ। क्योंकि हाँ, अभी क्या भी थोड़ा प्रश्न था इस बार? क्या प्रश्न था? मैं थोड़ा रमा शंकर का फोन आ हाँ, गया। आपने हाँ, ऐसा कहा था जो बात थी कि भ्रमित मानव में सत्य का भास, मानव में सत्य का आभास, देव मानव जी, में मानव में सत्य का आभास। हाँ, हाँ, सत्य का आभास। हाँ, हाँ, सत्य का आभास, देव मानव में प्रतीति, सत्य सत्य प्रतीति, की प्रतीति और दिव्य मानव में सत्य का अनुभव हुआ रहता है, सत्य अनुभूति है। अनुभूति हुआ रहता है। ऐसा अनुभव दर्शन में लिखा हम्म, है ना? मेरे ख्याल से अनुभव दर्शन के अध्याय 2 में है ना? जी। तो तो इसमें क्या प्रश्न है? यह प्रश्न भी मेरा तो वही बना हुआ है, क्योंकि साक्षात्कार और प्रतीत तो मुझे समझ में आया जो कि चित्त के तल पर है, और अवधारणा भी हम चित्त से जो बुद्धि की तरफ देख रहे हैं, या चित्त जो बुद्धि की तरफ देख रहा है या अनुमान कर रहा है, उसको हम हाँ, अवधारणा बोल रहे हैं क्या? हाँ, तो पहले तो साक्षात्कार के ऊपर की स्टेज है, साक्षात्कार के दो बाद दो, की स्टेज है? दो स्थितियां हैं। एक है अवधारणा का अनुमान और एक है अवधारणा पूर्वक जीना। ये दो अलग अलग चीजें हैं ना? आप दोनों को मिला रहे हैं, इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो रही। जैसे एक न्याय का अनुमान और एक न्याय पूर्वक जीना, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना? जी, हाँ, दोनों अलग हैं। न्याय, दोनों। हाँ, न्याय का अनुमान अलग है और हम्म, न्यायपूर्वक जीना अलग है। तो न्याय जी, का जो अनुमान है वो अवधारणा है, और न्यायपूर्वक जीना है वो बोध है। जी। जी। तो पापा इसको थोड़ा तो फिर साक्षात्कार और हाँ, बोलिए भैया, कृष्ण भैया बोलिए। साक्षात्कार और अवधारणा में क्या अंतर है? साक्षात्कार में अभी पराकाष्ठा नहीं आई है अनुमान की। जैसे न्याय को हमने व्यक्ति में, परिवार में देख लिया, समाज में देख लिया, अभी राष्ट्र अंतरराष्ट्र में देखना बाकी है। जब अनुमान जो है, न्याय का अनुमान जो है सभी में हो गया, अब न्याय का इससे अधिक अनुमान नहीं हो सकता है। तो न्याय न्याय हमको स्पष्ट हो गया, इसको साक्षात्कार कह रहे हैं। न्याय जब सार्वभौमिकता में स्पष्ट हो गया, इसको अवधारणा कह रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ। सुपरलेटिव डिग्री की तरह देख सकते हैं इसको। जी। जी, ठीक है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा कोशिश करती हूँ जोड़ने के लिए, सारे लोग थोड़ा पकड़ भी पाए। जैसे अपनी परंपरा में भी एक शब्द है ना, धारणा, है ना? तो अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व है। हमने अनुमान की एक पराकाष्ठा आ गई, मतलब हमने हर एक स्थिति में, है ना, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, इस सभी स्थितियों में एक अनुमान लगा लिया, ये परिपुष्ट अनुमान हो गया। और धारणा के रूप में हमारे पास ये बात आ गई कि अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व है। ये हमारे पास वस्तु आ गई। अल्टीमेटली जो बोध में दृढ़ता और निष्ठा है ना, ये जीने में दिखाई पड़ रही है। यही कंटेंट जो है इसी का अनुभव होगा। ऐसा ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए। ओके, तो अब हम लोग, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें, अदरवाइज हम लोग चार्ट को बढ़ाएं आगे। ठीक है, चलिए चार्ट को एक बार देख लेते हैं। कल हम इस चार्ट में चल रहे थे, ऊपर वाला हिस्से पे बात चल रही थी, मूल्य, चरित्र, नैतिकता से प्रश्न होने शुरू हुए थे। तो देखिए जी पापा, यहाँ से आगे से थोड़ा सा कंटिन्यू करिए, हम फिर बीच बीच में टोक के आपको प्रश्न पूछते ही रहेंगे। तो ये जिसको हम लोग व्यवहार कह रहे हैं, जी। जागृत मानव का व्यवहार है ना? तो जागृत मानव का व्यवहार अनुभव और विचार से युक्त है ना? अनुभव से और सर्वतोमुखी समाधान से युक्त व्यवहार को
है ना, व्यवहार के रूप में पहचान रहे हैं। व्यवहार जो है वो पांचों स्थितियों में है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में, है ना। तो व्यक्ति में व्यवहार क्या होगा, क्योंकि व्यवहार तो दो लोगों के बीच में है, तो व्यक्ति में व्यवहार का स्वीकृति मात्र है ना। क्या स्वीकृति है? संबंध पूर्वक जीना है, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करना है ना, संबंध में कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करना, इसका स्वीकृति है जी। व्यक्ति में। स्वीकृति भर है, व्यवहार नहीं है ना। व्यवहार परस्परता में होता है ना। जी। परस्परता में ही मूल्य चरित नैतिकता है, व्यक्ति में मूल्य चरित नैतिकता नहीं है। ठीक बात है। जैसे स्नेह या ममता, है ना, परस्परता में होती है। जैसे मान लो माँ का उदाहरण लेके हम लोग कहते हैं, जी। तो माता पिता पुत्र पुत्री के बीच में ममता होती है ना। यदि पुत्र पुत्री नहीं है तो माता में भी ममता का प्रकटन नहीं है ना, प्रमाण नहीं है। ठीक है ना। ठीक बात है। और चरित्र भी ऐसे ही है, चरित्र परस्परता में है, तो व्यक्ति में चरित्र का प्रमाण नहीं है ना, परस्परता में चरित्र का प्रमाण है। जब हम संबंध और संपर्क में जीते हैं वहां पर चरित्र है। नैतिकता भी परस्परता में ही होती है ना। परिवार और समाज और राष्ट्र की परस्परता में नैतिकता का प्रमाण आता है ना, नैतिकता होती है। जी। तो इसलिए जो व्यवहार है वो मानव मानव के बीच में है। पापा, जैसे कल आपने मूल्य चरित्र नैतिकता को बहुत अच्छे से खोला था, उसमें बहुत सारी क्लैरिटी बनी बहुत सारे लोगों को। अभी जब हम एक परिवार में देखते हैं, है ना, मानव मानव के बीच जो भी अभी हो रहा है, इसको कितना व्यवहार कह सकते हैं, कहाँ कहाँ पर व्यवहार इसको नहीं कह सकते हैं, है ना। बाबा जी किस शब्द को व्यवहार कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी पति पत्नी या माता पिता, है ना, ये सारे संबंध तो हैं हमारे पास, अथवा संबोधन के रूप में है। स्पष्टता कहाँ नहीं है और कहाँ स्पष्टता नहीं होने से क्या क्या गड़बड़ हो रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, हमको उससे बहुत अच्छे से अनुमान लगता है। व्यवहार की जो परिभाषा है जी, व्यवहार दर्शन में लिखी है, एक से अधिक एकत्रित होने को की जो क्रिया है उसको व्यवहार कहते हैं। जी। तो इसलिए व्यवहार एक से अधिक एकत्रित होने में ही होगा, है ना, अकेले में तो होगा नहीं। ठीक है ना। एक से अधिक एकत्रित हम होते हैं तभी संबंध में होते हैं या संपर्क में होते हैं, एक से अधिक एकत्रित होने का। तो संबंध का परिभाषा है पूर्णता के लिए अनुबंध है। जी। तो पूर्णता क्या है? क्रियापूर्णता, आचरण पूर्णता। तो क्रियापूर्णता क्या है? न्याय की निरंतरता क्रियापूर्णता है ना। यदि परिवार में न्यायपूर्ण व्यवहार है, परिवार में न्यायपूर्ण व्यवहार है यानी समाज न्याय और व्यवस्था न्याय, इससे परिपूर्ण है ना, परिवार में न्यायपूर्ण व्यवहार है जी। तभी वो व्यवहार है, नहीं तो व्यवहार नहीं है ना। जैसे समुदायवादी व्यवहार है, परिवारवादी व्यवहार है ना, व्यक्तिवादी व्यवहार है, तो उसमें व्यवहार का प्रमाण नहीं है, उसमें न्याय का प्रमाण नहीं है ना, इसलिए वो व्यवहार नहीं है। बाबा जी ने ये भी कहा है कि समुदाय में मूल्यों का प्रमाण नहीं है। जैसे मान लो हम अपने समुदाय से प्रेम करते हैं और दूसरे समुदाय से प्रेम नहीं करते हैं, द्वेष रखते हैं, जी। तो प्रेम का प्रमाण नहीं है। प्रेम कहाँ हुआ? फिर द्वेष और प्रेम दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, है ना। तो जब प्रेम है तो द्वेष नहीं है, द्वेष है तो प्रेम नहीं है ना। ऐसे ही स्नेह है तो द्वेष नहीं है, द्वेष है तो स्नेह नहीं है ना। प्रेम का मतलब होता है नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही प्रेम है, ऐसा लिखा है। नियम न्याय धर्म सत्य ही प्रेम है। अनुभव दर्शन में ये सूत्र आया है। यदि हम नियम पूर्वक, न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, सत्य पूर्वक जीते नहीं है तो हमको मानव जाति से प्रेम है ना। या हमने मानव जाति के साथ संबंध की अखंडता को, प्रकृति के साथ संबंध की अखंडता को पहचाना ही प्रमाणित नहीं होता है, इसलिए प्रेम प्रमाणित नहीं होता है ना। ठीक बात है। अनन्यता हो जाए, है ना, कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कोई लिमिट नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। फिर व्यवहार को मैंने कहा कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र,
जी। वो एक व्यवहार का चार्ट है ना, जो पांचों स्थिति में व्यवहार हाँ, को डिफाइन किया है। दिखाया है। बाबा जी ने उसको अभ्यास दर्शन में 7-8 जगह पे बोला है। व्यक्ति हम्म। में ये, परिवार में ये, समाज में। परिवार में सहयोगिता सहभागिता का व्यवहार है, हाँ। आचरण है, ऐसा बोला है। समाज में प्रोत्साहन है, हम्म। वाहन के रूप में, के रूप में है। फिर राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में नियम त्रय का व्यवहार है ना, नियम त्रय, जी। ऐसा है। तो ठीक। उसी को न्यायपूर्ण व्यवहार कह रहे हैं ना। हम्म। न्यायपूर्ण व्यवहार को यदि पूरी मानव जाति में देखेंगे तो मूल्य चरित नैतिकता की अविभाज्यता में है ना, हम्म। ऐसा है। व्यवहार के बाद जो अगला है वो व्यवसाय है। हम्म। व्यवसाय को थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर जी जा। जी जी। तो व्यवसाय में क्या है, तो यदि व्यवसाय को व्यवस्था के अर्थ में समझते हैं ना, व्यवसाय हम्म। क्रिया को अविभाज्यता में देखते हैं और परिवार में देखते हैं। परिवार में व्यवसाय आवश्यकता से अधिक उत्पादन है ना। परिवार में व्यवसाय जो है, परिवार संबंधी, जो परिवार में जो व्यवस्था संबंधी क्रियाकलाप है वो सब व्यवसाय है, परिवार व्यवसाय है। समाज में व्यवसाय क्या है, तो शिक्षा, संस्कार, उत्पादन, कार्य विनिमय, ये स्वास्थ्य, ये सब समाज का व्यवसाय है। हम्म। राष्ट्र में व्यवसाय क्या है, विधि विधान नीति नियम, इन सब का पहचान और इसके साथ जीना है ना, ये राष्ट्र में व्यवसाय। अंतर्राष्ट्र में क्या व्यवसाय है, अंतर्राष्ट्र में व्यवसाय है प्राकृतिक संतुलन के साथ, है ना, नैसर्गिकता के साथ संतुलन, नियंत्रण विधि से जीना है ना, हम्म। करें कि वो व्यवसाय है। तो इसी को मानवीयतापूर्ण आचरण भी करें। तो जो व्यवसाय है यदि वो नियम पूर्वक है, यानी तीनों नियमों का, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियमों से परिपूर्ण यदि उत्पादन है, तभी वो व्यवस्था के अर्थ में है। और इसके लिए निपुणता, कुशलता, पांडित्य की आवश्यकता है। अभी जो निपुणताएं हैं वो केवल निपुणताएं हैं, पांडित्य के अर्थ में निपुणताएं नहीं है। पांडित्य के अर्थ में निपुणता का मतलब है निपुणताएं जब व्यवस्था में समर्पित हो जाती, अर्पित हो जाती। अभी निपुणताएं जो है ना वो स्वार्थ के अर्थ में है ना, अपना जीविकोपार्जन के अर्थ में है। निपुणताएं जो है व्यवस्था को और व्यवस्था में जीने, व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में नहीं है। ये समझ में आता है। जी। तो व्यवसाय को जब अविभाज्यता में देखते हैं तो वो व्यवस्था हो जाती है ना। बाकी लोग भी प्रश्न उसको पूछ सकते हैं अगर विश्लेषण में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। जब जी। उसको विश्लेषण में देखते हैं तब वो व्यवसाय क्रिया है ना। जब उसको अविभाज्यता में देखते हैं तो व्यवस्था है ना। हम्म। व्यवस्था में दो भाग हैं या तीन भाग कह सकते हैं। एक स्वयं में व्यवस्था है, दूसरा समग्र व्यवस्था है और एक सार्वभौम व्यवस्था है। हम्म। स्वयं में व्यवस्था का मतलब है परिवार में व्यवस्था, व्यक्ति में व्यवस्था, परिवार में, समाज में व्यवस्था, राष्ट्र में व्यवस्था, ये सब स्वयं में व्यवस्था है। राष्ट्र स्वयं में, समाज स्वयं में, परिवार स्वयं में, व्यक्ति स्वयं में और पूरी मानव जाति स्वयं में, है ना, व्यवस्था। और जब स्वयं में व्यवस्था पूर्वक समग्र व्यवस्था में भागीदारी है, समग्र व्यवस्था है ना, शिक्षा संस्कार में भागीदारी, उत्पादन कार्य में भागीदारी, न्याय सुरक्षा में भागीदारी, विनिमय कोष में भागीदारी और उत्पादन कार्य में भागीदारी, यदि ऐसा है ना, तब उसको समग्र व्यवस्था करें। तो समग्र व्यवस्था सहित जब नैसर्गिक व्यवस्थाओं में भागीदारी है मानव की, तब उसको सार्वभौम व्यवस्था करें। जी। तो ये तीनों व्यवस्थाएं जो हैं वो अनुक्रमात्मक विधि से स्पष्ट होती हैं। पहले परिवार स्वयं में व्यवस्थित होते हैं, तभी वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने की क्षमता, पात्रता से युक्त होते हैं, है ना। स्वयं में व्यवस्थित होना एक योग्यता है। योग्यता पूर्वक पात्रता बनती है समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना पुनः एक योग्यता है ना। फिर ये योग्यता जो है
अग्रिम व्यवस्थाओं में यानी सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने की पात्रता पैदा करती है। अभी मानव जाति पात्र नहीं है समग्र व्यवस्था और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने की, चाहती है लेकिन पात्र नहीं है क्योंकि योग्यता का विकास नहीं हुआ। ठीक है ना? सही बात है। तो इसलिए व्यवसाय क्रिया को जब हम अनुभव, विचार और व्यवहार की अविभाज्यता में देखते हैं तो वो व्यवस्था हो जाती है ना। व्यवस्था में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं: उत्पादन व्यवस्था, उत्पादन की सुरक्षा व्यवस्था और उत्पादन का सदुपयोग व्यवस्था। उत्पादन में तन मन धन तीनों है। उत्पादन केवल धन का उत्पादन नहीं है ना, तन और मन का भी उत्पादन है। जो मन का उत्पादन है उसी को निपुणता कुशलता कह रहे हैं, है ना। मन का यानी मन को प्रशिक्षित करना, मन को शिक्षित करना, संस्कारित करना, है ना। यदि मान लीजिए साथ में रहने का न्यायपूर्ण व्यवहार का संस्कार नहीं है तो कुशलता नहीं है। कुशलता नहीं है तो निपुणता व्यक्तिवादी हो जाएगी। लोग कहेंगे अपना अपना काम देखो, अपना अपना करो, ऐसा हो जाएगी। तो सब मिलजुल के कर सकते हैं ये बात आएगी नहीं यदि निपुणता नहीं है, यानी व्यवहार कुशलता नहीं है, यानी न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता नहीं है। न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता कब है? जब सर्वतोमुखी समाधान है। सर्वतोमुखी समाधान नहीं है तो लोग कहेंगे यार अपना परिवार देखो, अपना घर देखो, अपने संबंध देखो, है ना, बाकी में नहीं करो, जी। है ना। ऐसे ही हम बच्चों को हम सिखा देते हैं अपना घर देखो, अपना देखो, अपना परिवार देखो, दूसरे से क्या लेना देना है। ऐसा हम उसको व्यक्तिवादी परिवार में ढकेल देते हैं, वो व्यवहार से दूर हो जाता है। तो इसलिए कुशलता नहीं आती है। तो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में पांडित्य है। सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक संबंध की पूर्णता के अर्थ में स्वीकृति और पूर्णता के अर्थ में कर्तव्य दायित्व निर्वाह निरंतरता के रूप में कुशलताएं हैं। और जब पांडित्य और कुशलताएं निपुणता से जुड़ती हैं, निपुणताएं जो हैं शिक्षा संस्कार निपुणता है, उत्पादन कार्य निपुणता है, विनिमय कोष व्यवस्था में निपुणताएं हैं, निपुणताएं व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में है, तब व्यवस्थात्मक कार्यक्रम जो है समग्र व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होते हैं। उसी को व्यवसाय का क्रिया करें, है ना। ठीक है जी जी, ये बहुत निपुणता, कुशलता और पांडित्य को हम विज्ञान, विवेक और ज्ञान से जोड़ सकते हैं। पांडित्य, पांडित्य ही ज्ञान है ना, जिसको अपन जी ज्ञान हाँ, कह रहे हैं वो हाँ पांडित्य हाँ है। हाँ हाँ, कुशलता ही विवेक है जी और निपुणता ही विज्ञान है, जी ऐसा है। जी जी तो ज्ञान का हाँ, मतलब क्या है? सर्वतोमुखी समाधान, वही जी ज्ञान है। जी सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में कुशलता है जी ना, व्यवहार कुशलता जिसको। जी इन दोनों के योगफल में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी, ये निपुणता है। जी निपुणता का मतलब ये नहीं है कि आप खेती करना जानते, हल चलाना, ट्रैक्टर चलाना जानते, निपुणता है उसको बाबा जी निपुणता नहीं कह रहे हैं। जी निपुणता का मतलब है व्यवस्था में जीना, व्यवस्था में भागीदारी करना, है ना, उसको कह रहे हैं। इसीलिए उसको कला मूल्य कहा है। उपयोगिता कला मूल्य। योग्यता ही निपुणता है, कुशलता ही पात्रता है और पांडित्य ही क्षमता है ना। सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता ही क्षमता है। सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक न्यायपूर्ण व्यवहार निरंतरता के रूप में कुशलता है, जो पात्रता है। किस बात की पात्रता है? व्यवस्था में जीने और व्यवस्था में भागीदारी करने की पात्रता है। व्यवस्था में जीना और व्यवस्था में भागीदारी करना योग्यता है। ठीक है। बहुत
बहुत बढ़िया भैया, ये अच्छा कनेक्ट हुआ, योग्यता, पात्रता और क्षमता भी कनेक्ट हो गया। क्योंकि यदि परिवार के रूप में लोग एक नहीं होते तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं कर सकते हैं ना। यदि परिवार जो है समाज के रूप में एक नहीं होते हैं तो समृद्धि की अक्षुण्णता नहीं हो सकती है, समृद्धि की निरंतरता समाज में नहीं आ सकती है ना। इसलिए कुशलता ही पात्रता है। जैसे किसी आदमी को व्यवस्था में जीना नहीं बनता है, तब हम उससे यही कहते हैं तुम्हारी क्षमता में नहीं है, तुम्हारी समझ ही नहीं है तो कैसे क्षमता में नहीं आएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसा कहते, तुम्हारे बस में नहीं, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको उसका समझ नहीं है। ठीक बात है। तो ये बहुत अच्छी स्पष्टता हुई कि निपुणता मतलब व्यवस्था में जीना, व्यवस्था में भागीदारी करने की जो ताकत है, इसको कह रहे हैं निपुणता, है ना कि कोई स्किल को कह रहे हैं ना। जब हम कहते हैं कि करे हुए को कराना, इस विधि से जब निपुणता को रखते हैं तो कई बार ऐसा जाता है कि जो जो चीजें हमें करनी आती हैं उस सबको निपुणता कह रहे हैं, लेकिन मतलब समझदारी विहीन निपुणता नहीं है, इसको निपुणता नहीं कह रहे हैं, है ना। ये बात इसीलिए निपुणता, कुशलता, पांडित्य पूर्वक व्यवसाय क्रिया ही प्रभु सत्ता है ना, क्योंकि वो व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी है जी। व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के बाद बचता ही क्या है ना। तो इसीलिए वो प्रभु सत्ता ही सह अस्तित्व का प्रमाण है। ठीक है, बढ़िया। और इसी चार्ट में नीचे लिखा है, अनुभव के नीचे लिखा है विधि और संस्कार, है ना। न्याय विधि, धर्म विधि, सत्य विधि, इस रूप में हम विधि को पहचानते हैं जी। और विचार के नीचे प्रबुद्धता लिखा है ना। तो सर्वतोमुखी समाधान ही प्रबुद्धता है। न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता ही संप्रभुता है। नियमपूर्ण व्यवस्था में जीना और व्यवस्था में भागीदारी करना ही प्रभु सत्ता है। इन चारों को मिला के सत्ता कह रहे हैं ना। जी। प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता, प्रभु सत्ता ही सत्ता है और सत्ता में ही संप्रक्त मानवीयतापूर्ण आचरण है ना। मानवीयतापूर्ण आचरण सत्ता में संप्रक्त, यानी प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता संपन्न आचरण, उसी को मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं, जो 5 स्थितियों में है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की अविभाज्यता में है ना। अंतरराष्ट्र इन पांचों को अविभाज्य रूप से देखते हैं, तभी सार्वभौम व्यवस्था स्पष्ट होती है ना। सार्वभौम व्यवस्था में अर्थनीति, धर्म नीति, राजनीति है। अर्थनीति में आर्थिक कार्यक्रम है, राजनीति में सुरक्षात्मक कार्यक्रम है और सदुपयोगात्मक कार्यक्रम। और इसी की अविभाज्यता में मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान है। मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान का मतलब है पूरी मानव जाति का मूल्य चरित्र नैतिकता का विधान, है ना। पूरी मानव जाति का जो सम्मिलित आचरण है, जिसको मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं, उसकी आचार संहिता के रूप में मानवीय संविधान है। तो मानवीय संविधान और सार्वभौम व्यवस्था, है ना, यही 10 सोपानी व्यवस्था का आधार है। ठीक है, तभी पांचों व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रमाणित होती हैं, शिक्षा, संस्कार से स्वास्थ्य, उत्पादन, कार्य विनिमय, कोश और स्वास्थ्य से। बहुत बढ़िया। ठीक, समाज का कार्यक्रम है। यहाँ लगभग ये चार्ट पूरा हो गया। अब इसमें कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरे पे कोई बात हो सकती है, या प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, और कोई प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। जी जी जी, किन्हीं को कोई प्रश्न बन रहे हो तो पूछ लीजिए, है ना। काफी इसमें स्पष्टता आई है और इसे मुझे लगता है थोड़ा दैनिक जीवन में फैला के देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि कहाँ कहाँ ये चीजें नहीं हो रही, कहाँ कहाँ इनकी आवश्यकता है।
जी। मुझे लगता है किन्हीं को प्रश्न नहीं है, ये कनेक्टेड ही है तो ले लिया जाए, अगर सबकी अनुमति हो। 8:33 हो गए हैं, नहीं तो फिर आगे मंडे को भी ले सकते हैं इस चार्ट को, जैसा आप कहें पापा, है ना। आप ले लीजिए, एक चार्ट और ले लीजिए, उसमें हाँ, ज्यादा। बस ये वाला चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। हाँ हाँ। हाँ जी। तो इसमें भी वही है, देखिए, समझना और जीना है, और हम्म। ऊपर अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय है। और ये एरो ये बता रहे हैं कि विचार जो है अनुभव से युक्त है, और व्यवहार जो है अनुभव विचार से युक्त है, व्यवसाय जो है अनुभव विचार व्यवहार से युक्त है ना। अब इसमें ये लिखा है कि अनुभव का जो क्षेत्र है उसी को अनुभूति का क्षेत्र कह रहे हैं ना। विचार का क्षेत्र है उसको अध्ययन का क्षेत्र कह रहे हैं। अध्ययन का मतलब है स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना। अध्ययन का मतलब है स्वयं यानी सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में से के लिए स्पष्टता ही अध्ययन है ना। अध्ययन पूर्वक शिक्षा है। शिक्षा का मतलब शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय है। शिष्टतापूर्ण दृष्टि का मतलब है न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता को मूल्य चरित नैतिकता के साथ जीना। तो यदि मूल्य चरित नैतिकता के साथ जीना स्पष्ट हो रहा है, आ रहा है, तभी वो शिक्षा है, नहीं तो शिक्षा नहीं है ना। और व्यवसाय में प्रशिक्षण है ना। प्रशिक्षण, अध्ययन, शिक्षा से युक्त प्रशिक्षण है ना। तो व्यवस्था में जीना, व्यवस्था में भागीदारी करना, उसके लिए प्रशिक्षण है ना। फिर ये भी कहा कि जो अनुभव है वो कारण कारण है ना। बुद्धि और आत्मा में कारण क्रिया के रूप में है। जो सूक्ष्म क्रिया है वो मन, वृत्ति, चित्त के रूप में विचार आयाम है। व्यवहार आयाम जो है वो स्थूल और सूक्ष्म तथ्य हैं, जिसको अपन संबंध, मूल, मूल्यांकन पूर्वक विवेक कह रहे हैं। और जिसको अपन स्थूल कह रहे हैं उसमें इंद्रिय, उत्पादन कार्य सहित विज्ञान है ना। विज्ञान में विवेक और ज्ञान समाया रहता है। जैसे जो भी जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के रूप में जो क्रिया संसार है उसमें ज्ञान समाया हुआ है ना। ज्ञान से रिक्त मुक्त कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए व्यवसायिक क्रिया स्थूल में सूक्ष्म और सूक्ष्म में कारण है ना समाया रहता है, क्योंकि व्यापक सत्ता जो है हर क्रिया में से पारगामी है, इसलिए प्राप्त ही रहता है इस प्रकार हम्म। से। फिर ये भी लिखा है इसमें कि जो अनुभव का क्षेत्र है इसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य से अस्तित्व में अनुभव है ना। और विचार क्रिया में बौद्धिक नियमों की स्पष्टता है। व्यवहार क्रिया में सामाजिक नियमों का स्पष्टता है। व्यवसाय क्रिया में प्राकृतिक नियमों का स्पष्टता है। ठीक है। सामाजिक नियम जो है जिसको अपन सौ धन, सौ नारी, सौ पुरुष कह रहे हैं, व्यवहारिकता की समझ और मानव संबंधों में जीना, ये सामाजिक नियम पूर्वक ही होता है। प्राकृतिक नियम पूर्वक जो है व्यवसायिकता की समझ और नियम प्रक्रिया पूर्वक उत्पादन होता है ना। बौद्धिक नियम पूर्वक सामाजिकता की समझ और धर्मपूर्ण विचार होता है। फिर लिखा है अनुभव के क्षेत्र में सत्यानुभूति होती है, और विचार के क्षेत्र में ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता आती है। व्यवहार के क्षेत्र से मानवीयतापूर्ण आचरण आता है, और व्यवसाय से फिर निपुणता, कुशलता, पांडित्य आता है। फिर और आगे जाएंगे तो नीचे लिखा है कि अनुभव अनुभव में जागृति है। बौद्धिक नियमों से वैचारिक नियंत्रण है। सामाजिक नियम से व्यवहारिक नियंत्रण है, और प्राकृतिक नियम से उत्पादन का नियंत्रण है। तो नियम से नियंत्रण है, ये यहाँ प्रमाणित होता है ना। उत्पादन नियंत्रण जो है वो 3 नीतियों से है: अर्थ नीति, राजनीति, धर्म नीति। इन तीनों नीतियों की समन्वयता में ही उत्पादन का नियंत्रण है। नियम ही व्यवहार में नीति के रूप में रहते हैं ना। नियम विधि है और विधि पूर्वक नीति है, नीति पूर्वक व्यवस्था है।
तो विधि, नीति और व्यवस्था, इन तीनों को अविभाज्यता में देखना, यही सहअस्तित्व में अध्ययन है ना। फिर ये लिखा है कि अनुभव पूर्वक पूर्णानुभूति है, विचार आयाम की परिपूर्णता से मानव मानसिकता है, व्यवहार आयाम की परिपूर्णता से मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान यानी मानवीय आचरण है। दीदी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। जी बताइए। किसी का आवाज नहीं आ रही है? यदि नेटवर्किंग वगैरह प्रॉब्लम होगा तो आज रुक सकते हैं क्या दीदी जी? वोट वगैरह भी डाले जाने हैं। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं, फिर कल अपन और कल तो मैं शायद नहीं रहूंगा, तो आज रुक जाते हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। या कल आप अपना सेशन कर लीजिए, परसों हमारा सेशन करा। नहीं, कल तो छुट्टी रहेगी, कल अरे छुट्टी ही है। हाँ, शनिवार। नमस्ते जी नमस्ते। तो मंडे को कर दीजिए। मंडे को कर लेंगे, हाँ ठीक है। तो मंडे को जो भी प्रश्न बनेंगे वो भी रख लिए जाएंगे मुझे लगता है। और ठीक है ना? हाँ, अभी ये चार्ट को देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। ठीक है, पहले देखना और अभी देखने में अंतर आ जाएगा, बिल्कुल अंतर आ गया है। हाँ। ठीक है, हरिहर। ठीक है, हरिहर। चलिए, तो सारे लोग अपने एक बार मुझे लगता है रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। बाकी जो लोग हैं कई बारी स्लिप हो जाता है, जब हम लगातार सुनते रहते हैं तो ऐसा लगता है स्लिप हो रहा है कंटेंट, पकड़ में नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग सुनने से वो थोड़ा आपको दिमाग में वापस बैठेगा, थोड़ा जोड़ के देखेंगे तो वो बैठेगा। और जो भी आपके प्रश्न बने उनको हम लोग सोमवार को ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए, सैटरडे संडे यूजुअली हमारी छुट्टी रहती है। यदि कोई कार्यक्रम अनाउंस होता है तो मैं ग्रुप में उसे डालूंगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अदरवाइज मंडे को सुबह 7:30 बजे। सभी को हरिहर, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।